अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। माय नेम इज़ आमिर। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन क्यों होती हैं, उनके पीछे क्या रीज़न्स हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं कि अगर कस्टमर वो स्किप करे या कंप्लीट ना करे, तो आपके पास क्या रीज़न शो होगा या कस्टमर को क्या रीज़न शो होगा, ठीक है? आपके पास किसी भी कंपनी का पेमेंट गेटवे है, पेमोब का हो, पेप्रो का हो, पेफास्ट का हो, एक्सवाईज़ेड या किसी बैंक का हो, ऑलमोस्ट रीज़न या स्टेप्स सेम होते हैं। मैं आपके साथ आज कुछ 3-4 ट्रांज़ैक्शन करके भी आपको दिखाऊँगा और हर ट्रांज़ैक्शन को मैं अलग-अलग स्टेप पे स्किप करूँगा इनकम्प्लीट करके, फिर आपको रीज़न दिखाऊँगा कि क्या रीज़न हो सकते हैं, कौन से स्टेप पे क्या रीज़न आते हैं, ताकि आपके लिए ईज़ी हो। आप क्योंकि बिज़नेस एक रन कर रहे हैं, बिज़नेस रन करते हुए अगर आपकी कोई ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन होती है, पोर्टल ओपन करेंगे, आपके सामने अगर डिक्लाइन रेशियो ज़्यादा है और आपको नहीं पता कि कौन-सी ट्रांज़ैक्शन क्यों डिक्लाइन हो रही है, तो आप परेशान हो जाएँगे। आप समझेंगे कि ये पेमेंट गेटवे जो प्रोवाइडर है उसकी गलती है या फिर बैंक की गलती है। आपको नहीं पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली गलती किसकी है। ऑब्वियसली कुछ बैंक्स के रिस्क होते हैं, कुछ पेमेंट गेटवे के रिस्क होते हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन होंगी तो वो किसका रिस्क होगा और कौन-सी ऐसी ट्रांज़ैक्शन होंगी जो कस्टमर के एंड से डिक्लाइन होती हैं। ऑलराइट, मैं आपके सामने कुछ ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन रीज़न शो हो रहे होंगे, ठीक है? मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मोस्टली जो ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन होती हैं, वो अभी मैं अगर बात करूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ पेमॉब की, तो पेमॉब के ऊपर जो रीज़न शो होते हैं, ऑलमोस्ट यही रीज़न सब पेमेंट गेटवे के ऊपर होते हैं, ऑलमोस्ट सब यही होते हैं। बस हो सकता है कि थोड़ी-सी जो वर्डिंग्स हैं, वर्डिंग आगे-पीछे हो सकती हैं, ठीक है? वर्डिंग चेंज हो सकती हैं बट रीज़न हर जगह, हर पेमेंट गेटवे के सेम होते हैं, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मैं पेमॉब को लेता हूँ। अगर आप पेमॉब यूज़र हैं, ठीक है? पेमॉब का गेटवे यूज़ कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आएगा, तो वो कौन-कौन से स्टेप स्किप करेगा या फुलफ़िल नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा, तो क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं डिक्लाइन के, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा कि ये जो रीज़न है, 3DS ऑथेंटिकेशन फेलियर, ये कब आता है और इससे जब आपको ये रीज़न पता चल जाएगा, तो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि सर आप कौन-सा कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ये कार्ड यूज़ ना करें, ये वाला यूज़ करें, ठीक है? मैं आपको आगे चल के इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके, ठीक है जी? उसके बाद एक और रीज़न है, ट्रांज़ैक्शन डिड नॉट पास रिस्क चेक 301, ठीक है? इसका भी मैं आपको बताऊँगा कि ये कब आता है और उसके बाद मोस्टली जो आता है वो आता है ऑथेंटिकेशन फेल और ऑथेंटिकेशन अनअवेलेबल या फिर ऑथेंटिकेशन रिजेक्टेड। ये तीनों जो हैं ऑलमोस्ट इसके पीछे एक ही स्टेप है, जब कस्टमर कंप्लीट नहीं करता, वो मैं आपको बताऊँगा। देन फोर्थ पे है पेंडिंग 3 डेज़ ऑथराइज़ेशन, ये भी आपको मैं बताऊँगा। एंड ट्रांज़ैक्शन डिड नॉट पास रिस्क चेक 1 to 1 और 1 to 2, ये जो ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन होती है, वो बैंक की तरफ से होती है या जो पेमेंट गेटवे होता है, यानी कि पेमॉब है, पेमॉब के पास से रिस्क चेक जो लगा था वहाँ पे होती है। ये भी मैं आपको बताऊँगा क्यों होती है, ये भी बताऊँगा। इसके बाद डू नॉट ऑनर, नॉट सफिशिएंट फंड्स, ऑथेंटिकेशन डिक्लाइन, ठीक है, जिसका कोड यूएन होता है, मैं बताऊँगा। उसके बाद फ्रॉड सिक्योरिटी, मास्टर कार्ड यूज़ ओनली है, सिक्योरिटी वॉयलेशन, गेटवे टाइम आउट, ऑथेंटिकेशन इट फेल्ड, ब्लॉक अप्रूव, ठीक है? ये आज मैं आपको सारी कोई 13 रीज़न है, मैं आपको 13 के 13 बताऊँगा। इनमें से कुछ जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा, बाकी मैं आपको समझाऊँगा। जो भी मर्चेंट अभी पेमॉब की सर्विस यूज़ कर रहे हैं या किसी की भी यूज़ कर रहे हों, उन सब के लिए ये वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। क्योंकि आप जब तक आपको खुद को नहीं पता होगा कि ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन क्यों होती हैं, तो आप अपने कस्टमर को गाइड नहीं कर सकेंगे और जब आप अपने कस्टमर को गाइड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर आपका एक दफ़ा ट्राई करेगा एंड देन सेकंड टाइम वो यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसको सम टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर्स को भी नहीं पता होता कि वो कौन-सी ऐसी गलती है वो जो कर रहा है जिसकी वज़ह से ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो रही है। तो पाकिस्तान में हमें कोशिश करनी है कि पाकिस्तान को डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव करना है, क्योंकि अभी
पाकिस्तान सीओडी पे ज़्यादा रिलायबल है। हम चाहते हैं आप और हम मिलकर कोशिश करें कि जो पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तान के लोग हैं, उनको हम डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव करें, उनको एजुकेट करें और उनको उनका ट्रस्ट बिल्ड करें ताकि वो अपना कार्ड ऑनलाइन यूज़ कर सकें। ऑलराइट, तो चलते हैं फर्स्ट जो रीज़न है उसकी तरफ। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये मैंने पे मोब का जो पोर्टल है वो लॉगिन कर लिया है। मेरा जो अकाउंट है वो लाइव है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अच्छा, इनवॉइस भी मैंने अभी क्रिएट किया है 1042 पे, अभी 1059 हो रहा है। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, स्क्रॉल करते हैं तो प्रीव्यू पे आया मैं। प्रीव्यू पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके कस्टमर के पास ये इंटरफेस शो होता है। उसके बाद ऑनलाइन कार्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे आपसे कहेगा कि कार्ड की डिटेल वगैरह एंटर करें। ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले जो रीज़न दिखाना चाहता हूँ ना, वो रीज़न है कि ये जो रीज़न है ना, ऑथेंटिकेशन फेल्ड या फिर ऑथेंटिकेशन अनअवेलेबल या ऑथेंटिकेशन रिजेक्टेड, ये कब आता है। ठीक है। सबसे पहले हम ये एरर देखते हैं, ये कब आता है। तो मैं वापस आता हूँ पोर्टल पे, यानी कि इनवॉइस पे आता हूँ, कार्ड की डिटेल एंटर करूँगा। ठीक है। मैं यहाँ पे अपने का आपके सामने अपना जो कार्ड है मेरा, मैं उसकी डिटेल एंटर करता हूँ। डिटेल एंटर करके आपको दिखाता हूँ कि कौन से रीज़न कब आता है। ये देखिए, मैंने अपने कार्ड की डिटेल, एक्सपायरी डेट, सीवीसी और नेम एंटर किया है। अब आपके सामने पे नाउ पे क्लिक करूँगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद अब मैं आपके साथ रीज़न शेयर करूँगा। लाइव दिखाने वाला हूँ मैं आपको, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सवाल भी था। मेरा एक दोस्त यूज़ करता है, जब वो पेमूव का पोर्टल लॉगिन करता है तो उसके सामने जब इतने सारे डिक्लाइन रीज़न शो होते हैं तो वो परेशान हो जाता है कि यार जो ट्रांज़ैक्शन है वो डिक्लाइन हो रही है पेमूव के पोर्टल पे, पेमूव का पोर्टल सही नहीं है, पेमूव का पेमेंट गेटवे सही नहीं है, जानबूझ के डिक्लाइन कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता। जितनी भी ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन होती हैं वो कस्टमर के एंड से होती हैं, या फिर बहुत कम ट्रांज़ैक्शन होती हैं जो पेमूव के रिस्क चेक पे जाके रुकती हैं या फिर बैंक के रिस्क चेक पे जाके रुकती है। नॉर्मली जो है वो कस्टमर की अपनी गलती होती है। ठीक है। अब देखिए, मुझे यहाँ पे ओटीपी आया। ठीक है। इस स्टेप पे, यानी कि अभी इस पेमेंट गेटवे मैंने डिटेल एंटर की, उसने मुझे बैंक के पोर्टल पे लेके खड़ा कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, ठीक है, मुझे आगे नहीं जाना, आपका कस्टमर आगे नहीं जाएगा, वो बैक करता है। मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। अब जैसे मैं एग्जिट करूंगा ना, अब आपको वापस पे मूव के पोर्टल पे लेके चलता हूँ। आप देखिएगा कि आपके सामने रीजन क्या शो होता है। ठीक है। ये देख रहे हैं, ये अभी जैसे कंप्लीट होता है, अभी ये लोडिंग पे चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं आपको वापस पोर्टल पे ला के ये देखें। अब देखें, ये देखिएगा, मैंने इस पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये अभी आप ट्रांजेक्शन देखिएगा, रिसेंटली 11 बजे ये ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हुई है। क्लिक किया मैंने इसके ऊपर। अब एरर पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, डू नॉट प्रोसीड। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपका कस्टमर, मैं आपको अब इस तरह समझाता हूँ, आपके कस्टमर ने कार की डिटेल एंटर की। कार की डिटेल एंटर करने के बाद कस्टमर ने क्या किया कि बैंक के पोर्टल पे बैंक जैसे ही पेमो जो पेमेंट गेटवे है, जैसे ही वो आपके कस्टमर की डिटेल एंटर करने के बाद बैंक के पोर्टल पे लेके जाके कहता है कि अब आप अपना ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई करें। ठीक है। अब आपके कस्टमर का माइंड चेंज हो गया, कस्टमर ने वहीं से एग्जिट कर दिया, या एग्जिट नहीं किया उसने, यहाँ से टैब ऑफ कर दिया। तो जैसे ही वो टैब ऑफ करेगा या एग्जिट करेगा तो कस्टमर को, यानी कि आपको ये वाला एरर शो होगा। ये भी हो सकता है ऑथेंटिकेशन रिजेक्टेड भी आ सकता है, या फिर ऑथेंटिकेशन अनअवेलेबल भी आ सकता है। ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लें कि जो ट्रांज़ैक्शन होती है वो कस्टमर के एंड से होती है, डिक्लाइन हम पेमोब के या फिर बैंक के एंड से नहीं होती है। होती है, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि वो उनके रीज़न कौन से होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो रीज़न है आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में बैठ गया होगा कि ये जो रीज़न है कब आता है। ठीक है। आपने क्या करना है, जो भी ट्रांज़ैक्शन अगर आपका कस्टमर कहता है कि मेरी ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो रही है, तो आप क्या करें, अपने पेमोब के पोर्टल में जाएँ, ट्रांज़ैक्शन में जाएँ और उस ट्रांज़ैक्शन पे क्लिक करें, स्क्रॉल करें, एरर पे जाएँ और यहाँ पे देखें कि क्या रीज़न शो हो रहा है। जो रीज़न शो हो रहा होगा अपने कस्टमर को बता दें कि आपने ये स्टेप मिस किया है, या फिर यहाँ पे जाके इस स्टेप पे जाके आपने स्किप किया है, तो अभी इस वजह से आपकी ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म नहीं हो सकी। होप कि आपको ये वाला जो एरर है वो समझ में आ गया होगा।
अच्छा, इस वाले एरर को मैं यहाँ से अभी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो या फिर इसको हम येलो कर देते हैं, ठीक है, ताकि वाज़ेह हो। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ पेंडिंग 3 डेज़ ऑथराइज़ेशन कब आएगा, ठीक है। दोबारा वापस जाऊँगा मैं, वापस जाके मैं आपको दिखाता हूँ सेम इनवॉइस पे क्लिक करूँगा मैं, इनवॉइसेज़ पे आऊँगा। ऑलराइट, ये भी मुझे शो करेगा इनवॉइसेज़, ठीक है। ये सेम इनवॉइस अभी भी अनपेड आ रही है, मैं इस पे क्लिक करूँगा, प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। रिव्यू पे जैसे ही क्लिक किया, आपके सामने दोबारा से वही वही स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं। ये मैंने दोबारा भी कार की डिटेल एंटर कर ली है। अब मैं आपको जस्ट पे नाउ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। मैं शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझे दोबारा बैंक के पोर्टल पे लेके जाएगा, ठीक है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? दोबारा बैंक के पोर्टल पे लेकर जाएगा ताकि मैं ओटीपी ये मुझे भेजे और मैं उसको वेरीफाई कर सकूँ। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रीज़न क्यों आता है। तो मेरे भाई, ये वाला पेंडिंग 3DS ऑथराइज़ेशन जो है, ये कब आता है, ये आप देखने के लिए रेडी हो जाएँ। लोडिंग अभी लोडिंग चल रही है इसकी। आई थिंक ये मुझे बैंक के पोर्टल पे अभी लेके जा रहा है। राइट, ये देख रहे हैं? अच्छा, अब मुझे इसने ओटीपी भेजा है, ठीक है। मैंने पहले क्या किया था, मैंने एग्ज़िट पे क्लिक किया था, ठीक है। मैंने एग्ज़िट पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया, यानी कि ऑटोमेटिकली ये ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो गई है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से, कहाँ की ट्रांज़ैक्शन, सॉरी, मैंने इसको यहाँ से जो है पहले वाले को मैं कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। मैंने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ टैब जो होता है उसको मैंने ब क्लोज़ कर दिया। अब वापस आता हूँ ट्रांज़ैक्शन पे। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके सामने क्या शो हो रहा है। देख रहे हैं? पेंडिंग शो होगा। फ़र्क देख रहे हैं? यहाँ पे आपको अभी पेंडिंग शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ओटीपी आया है, लेकिन मैंने ओटीपी वेरीफ़ाई नहीं किया। और पिछले वाले में क्या किया था, मैंने एग्ज़िट कर दिया था। यानी कि आपका कस्टमर जब एग्ज़िट करेगा, यानी कि अ बैंक के पोर्टल पे लेके जाएगा। बैंक के पोर्टल पे ले जाने के बाद कस्टमर ने एग्ज़िट कर दिया, यानी कि उसको ओटीपी नहीं आया, ठीक है? किसी भी सूरत में उसको ओटीपी नहीं आया, या उसने ओटीपी अ एंटर करना ज़रूरी नहीं समझा, उसने एग्ज़िट कर दिया। ठीक है? तो उसको उस सूरत में क्या आएगा, जो मैंने आपको पहले रीज़न दिखाया वो रीज़न आएगा। इसमें क्या आएगा, कस्टमर ने डायरेक्ट टैब ही क्लोज़ कर दिया, यानी कि इंटरेस्टेड ही नहीं था। उसने अब क्या करेंगे, डबल क्लिक करें, अब देखें, आपके पास जब भी पेंडिंग शो हो रहा हो ना, इसका मतलब है ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन है। ट्रांज़ैक्शन ये डिक्लाइन ही है। कस्टमर ने जो टैब है वो ऑफ कर दिया है। अब रीज़न जान सकते हैं, मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ। ये आप आएँगे, ऑलराइट, तो मैं गया ट्रांज़ैक्शन में, ठीक है? ट्रांज़ैक्शन करने के बाद पेंडिंग, ठीक है जी, मेरे पास अभी यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन ये इसका जो मतलब है ना, पेंडिंग ऑथराइज़ेशन पेंडिंग है, ये यहाँ पे आ जाइएगा, देख रहे हैं? पेंडिंग 3 डेज़ ऑथराइज़ेशन। इसका मतलब यही है कि कस्टमर ने जो है अपना ओटीपी वेरीफ़ाई नहीं किया, उसको वहीं पे छोड़ दिया। तो उसने नेक्स्ट प्रोसीड किया ही नहीं, ना एग्ज़िट किया और ना ही प्रोसीड किया। यहाँ पे एग्ज़ैक्ट एरर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पेंडिंग शो कर रहा है, लेकिन एग्ज़ैक्ट जो एरर है वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पेंडिंग 3 डेज़ ऑथराइज़ेशन का मतलब होता है कि कस्टमर ने ओटीपी वेरीफ़ाई नहीं किया। आई होप कि ये वाला भी रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांज़ैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर, ये रीज़न कब आता है, डिक्लाइन रीज़न ये कब आता है, ठीक है? तो मैं आपके सामने यहाँ पे हाइलाइट किया हुआ है, ट्रांज़ैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर, रिस्पॉन्स कोड जो है ना वो आएगा 57, ठीक है? आप पोर्टल पे जाकर देखें तो ये देख रहे हैं, आपका जो अपना पोर्टल है ये मैं वो दिखा रहा हूँ जो कस्टमर के पास होता है, यानी कि जो मर्चेंट के पास होता है, ठीक है? ये 57 शो हो रहा है, तो ये कब आता है? जब आपकी ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो और एरर कोड में जाके आप देखेंगे, ये एरर कोड है। सबसे पहले तो आपने ट्रांज़ैक्शन में जाना है, मैंने पहले ही बताया, दोबारा बता रहा हूँ, ट्रांज़ैक्शन पे क्लिक करेंगे, डिक्लाइन ट्रांज़ैक्शन में, नीचे करेंगे और एरर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। अभी हमने जानना है कि ये एरर कब आता है, ठीक है? चलें, अब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इनवॉइसेज़ पे क्लिक करूँगा, मैंने इनवॉइस अभी क्रिएट की है ₹1 की, इस पे क्लिक करूँगा, आपके सामने अनपेड शो हो रहा होगा, प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे डालनी है कार्ड की डिटेल। ठीक है जी, मैंने कार्ड की डिटेल एंटर कर ली है। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीसी और उसके बाद नेम एंटर कर दिया है। अभी देखिएगा, मैं इसको पे नाउ पे क्लिक करूँगा। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे आएगा ओटीपी। मैं आपके सामने ओटीपी वेरीफाई करूँगा
ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो जाएगी। डिक्लाइन क्यों होती है मैं आपको प्रूफ़ दिखाऊँगा। मुझे जो मैसेज आएगा डिक्लाइन का उसका मैं आपको प्रूफ़ दूँगा और इससे आपको पता चल सके कि जो मैं स्टेप फ़ॉलो कर रहा हूँ वो रियल स्टेप्स हैं और आपको भी इस बात का यकीन हो जाए कि ट्रांज़ैक्शन जो डिक्लाइन हो रही है वो जेन्युइन रीज़न के बेस पे डिक्लाइन हो रही है, फेक उस पे नहीं हो रही, ठीक है? तो मुझे जैसे ही ओटीपी कोड आता है, मैं एंटर करके आपको रीज़न शो करवाता हूँ। मुझे ओटीपी आया, मैंने ओटीपी एंटर किया, अब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब जो बैंक अल्फ़ला का पोर्टल है, वो इसको वेरीफ़ाई कर रहा है, तमाम डिटेल को। वेरीफ़ाई करने के बाद मुझे रिस्पॉन्स देगा कि अप्रूव है कि डिक्लाइन है, ठीक है? ऑलराइट, ये डिक्लाइन हो गई है। अच्छा, सम टाइम कस्टमर को इस तरह शो करेगा और सम टाइम हो सकता है कि कस्टमर को जो है डिक्लाइन का रीज़न शो करेगा, उसको डिक्लाइन का ही रीज़न शो करेगा। ये मुझे इस तरह क्यों शो कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मुझे ये वाला रीज़न इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैं इनवॉइस के थ्रू पे कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जो इनवॉइस है ना, इनवॉइस जो है मैं यहाँ पे क्रिएट करते हुए इंटीग्रेशन आईडी सेलेक्ट करता हूँ ना, तो मुझे इनवॉइस के लिए अलग से इंटीग्रेशन आईडी मिलनी चाहिए थी जो कि मैंने एक्टिवेट नहीं करवाई। तो जो मैं अभी इनवॉइस क्रिएट करते हुए इंटीग्रेशन आईडी यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं अपने चेकआउट वाली यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ट्रांज़ैक्शन तो परफ़ॉर्म हो जाएगी बट यहाँ पे स्टेटस शो नहीं होगा प्रॉपर्ली। अगर डिक्लाइन होगी ना तो यहाँ पे स्टेटस शो नहीं करेगा। इस वजह से ये आपको शो होगा बट आप क्योंकि प्रॉपर्ली जो आपकी इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए आपने प्रॉपर्ली इनवॉइस पेमेंट लिंक के लिए इंटीग्रेशन आईडी दी हुई होगी, जिसकी वजह से आप कस्टमर को जो है ना यहाँ पे डिक्लाइन शो करेगा। कस्टमर को पता चलेगा कि उसकी ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो गई है। ऑलराइट, अभी मैं आपको सिर्फ़ अभी ये बताता हूँ कि ये जो ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हुई है ना, उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। हम जाएँगे ट्रांज़ैक्शन में और उसके बाद इसको करूँगा मैं। ये देख रहे हैं आप अभी टाइम क्या हो रहा है 9:05। अभी भी बिल्कुल रीसेट डिक्लाइन हुई है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एरर पे आएँ और यहाँ पे देखें ट्रांज़ैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर, ठीक है? और रिस्पॉन्स कोड क्या है 57। आप ये सोच रहे होंगे पहली बार आपको दिखाया है, बिल्कुल दिखाया है लेकिन पहले वाली ट्रांज़ैक्शन ये थी, ठीक है? 8:55 पे की थी, अभी 9:55 हो रहे हैं, आपके सामने ये टाइम शो हो रहा होगा। ठीक है जी? तो ये आपको समझ में आ गया डिक्लाइन क्यों हुई है? अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसका जो रीज़न ना सर रीज़न ये है कि ये ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन इसलिए हुई है, ट्रांज़ैक्शन अटेम्प्ट करने से पहले मैंने बैंक अल्फ़ला की हेल्पलाइन पे कॉल करके ऑनलाइन सेशन एक्टिवेट नहीं करवाया था। ठीक है जी? ऑनलाइन सेशन एक्टिवेट करवाना होता है ताकि ई-कॉमर्स सेशन आप इसको ई-कॉमर्स सेशन भी कह सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन सेशन भी कह सकते हैं। तो ये अगर आपने ऑनलाइन सेशन एक्टिवेट नहीं करवाया हुआ वेबसाइट पे कार्ड यूज़ करने से पहले तो आपको ये डिक्लाइन रीज़न आ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो भी बैंक है, आप हेल्पलाइन पे कॉल करें। उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके अपना पहले ऑनलाइन सेशन या ई-कॉमर्स सेशन एक्टिवेट करवा लें। एक्टिवेट करवाने के बाद फिर आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो ट्रांज़ैक्शन हो जाएगी। तो ये रीज़न आपने अपने कस्टमर को इस तरह गाइड करना है। अगर आपको ये एरर कोड शो हो रहा हो, तो आप प्लीज़ अपने कस्टमर को बताएँ कि आपका जो ऑनलाइन सेशन है या ई-कॉमर्स सेशन है वो एक्टिवेट नहीं है। प्लीज़ अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके उसको एक्टिवेट करवा लें। ऑलराइट? अच्छा फ्रेंड्स, अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिकेशन डिक्लाइन जिसका कोड यूएन है, ये कब आता है? ये रीज़न कब आता है? ठीक है? तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं पोर्टल की तरफ। इनवॉइस पे क्लिक करूँगा। ऑलराइट, अनपेड वाली इनवॉइस पे क्लिक करूँगा। रिव्यू पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे कार्ड की डिटेल एंटर करता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपनी कार की डिटेल एंटर की है। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीसी और नेम। ज़रा नेम पे तवज्जो कीजिएगा, फ़ोकस कीजिएगा और इसका रिस्पॉन्स, इसका जो एरर है वो मैं आपको फिर बताता हूँ कि इस नाम की वजह से क्या एरर आ सकता है। पे नाउ पे क्लिक करूँगा। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक किया, मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद फिर जो बैंक का पोर्टल यानी कि जब मैं ओटीपी वेरीफ़ाई करूँगा, उसके बाद मुझे जो बैंक है वो रिस्पॉन्स देगा कि डिक्लाइन होती है
कि अप्रूव होती है, और अगर डिक्लाइन होती है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली ये शो करवाता हूँ। लाइन पे स्टे कीजिएगा। आई थिंक ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। आई डोंट नो कि नेट का इशू है या फिर ये पेमेंट गेटवे की तरफ से हो रहा है। एनीवे जो भी रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको शो करवाता हूँ। वीडियो लेंदी हो सकती है तो क्योंकि इसमें मेरा कसूर, मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। मैं आपको लाइव सब कुछ दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ स्टे कीजिएगा। हर एक स्टेप को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, गौर से देखिएगा। अपने पास अगर आपके पास नोट रखा हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी कस्टमर को इंटरटेन कर रहे हों, बता रहे हों रीज़न, तो प्रॉपर्ली उसको गाइड कर सकें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी वेबसाइट पे आए या किसी भी वेबसाइट पर जाए, तो जो आप प्रिकॉशंस उनको देंगे वो उसको फॉलो करते हुए ट्रांजेक्शन करे। ऑलराइट, ये मुझे अभी बैंक के पोर्टल पे लेके जा रहा है। आई डोंट नो कितना लेट क्यों कर रहा है, ये बहुत स्लो चल रहा है और ट्रांजैक्शन डिक्लाइन ही हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रीज़न, देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन डिक्लाइन क्यों हुई है। ऑलराइट, इस पे गए ट्रांजैक्शन पे, ठीक है, और ये अभी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुई है तो 934 को थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। रिफ्रेश किया एंड ठीक है, ये डिक्लाइन हुई है। एरर पे आया मैं, ऑथेंटिकेशन इन इट फेल्ड। अच्छा, ये मुझे आपको दिखाना ही था। ये अच्छा हुआ, ये खुद ही यहाँ पे शो हो गया। अच्छा, ऑथेंटिकेशन इन इट फेल्ड का रीज़न ये है कि ये तब आता है जब आपके सामने अभी जो स्टेप मैंने फॉलो किए हैं, कि पहले तो मैंने डिटेल वगैरह एंटर की, पे नाउ पे क्लिक किया, तो ये कंटिन्यूसली लोडिंग पे जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, और लेकिन ये मुझे जहाँ मैं जाना चाह रहा था, यानी कि ओटीपी के पोर्टल पे लेके नहीं गया, यानी कि बैंक के पोर्टल पे लेके नहीं गया। ठीक है, अगर ये आपको, आपके कस्टमर को बैंक के पोर्टल पे लेके नहीं जाएगा, किसी भी रीज़न की वजह से, नेट की इशू की वजह से, नेट स्लो की वजह से, या किसी और कनेक्टिविटी की वजह से, ये अगर आप पेमेंट गेटवे बैंक के पोर्टल पे लेके नहीं जाते या बैंक का पोर्टल उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इट्स मीन ये जो है ऑथेंटिकेशन इन इट फेल, ये रीज़न आ सकता है। मुझे ये रीज़न बाद में कवर करना था, तो ये वाला ये रीज़न मुझे बाद में कवर करना था, लेकिन ये इत्तेफाक से अभी आपके सामने ही शो हो गया है। तो अच्छा हुआ, मैं ये वाला जो रीज़न है ये बाद में कवर कर लूँगा, ऑथेंटिकेशन इट फेल्ड को और डिक्लाइन को। मैं इसको अभी आपको सामने इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर लिया, इसको येलो कर लेता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। ये मुझे बाद में कवर करना था, लेकिन इत्तेफाक से यही शो हो गया है। आपको समझ में आया ये रीज़न कैसे आया? जब भी आपके पास ऑथेंटिकेशन इन इट फील्ड का रीज़न शो हो रहा हो, तो आप समझ जाइएगा कि कस्टमर ने जब अटेम्प्ट किया, तो उसको पेमेंट गेटवे या फिर बैंक का जो पोर्टल था जिस पे ओटीपी वेरीफाई करते हैं, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गई, ऑथेंटिकेशन इन इट फील्ड, और एरर कोड आएगा -1। होप कि आपको रीज़न समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब इस रीज़न को देख लेते हैं, ऑथेंटिकेशन डिक्लाइन कोड यूएन। इसको पहले हम देख रहे थे, बट नेट इश्यू की वजह से कोई और रीज़न हमें शो हो गया, जो कि हमें उसको भी कवर करना ही था। अब हम इसको देख लेते हैं। पोर्टल पे जाऊंगा मैं, इनवाइस पे क्लिक करूंगा, प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, और राइट, और इसमें जो कार्ड की डिटेल है वो एंटर करके देख लेते हैं। ऑनलाइन कार्ड पे क्लिक किया, कार्ड की डिटेल एंटर करते हैं। जी, कार्ड की डिटेल मैंने एंटर कर ली है। अब आपके सामने पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि क्या रीज़न हमें शो करवाता है। सेम, इसका सेम प्रोसीजर है, ये हमें बैंक के पोर्टल पे लेके जाएगा। अच्छा, ये मैं वीडियो लेंथी मैं आपको बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो लेंथी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि हर एक स्टेप को मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बाद में आप में से कोई मेरा दोस्त ये ना कहे कि ये आपने स्टेप मिस किया था, तो आपने ये फिर फेक रीज़न, खुद से रीज़न जनरेट करके दिया है। मैं ये नहीं चाहता कि बाद में कोई किसी के माइंड में ऐसी कोई फेक वाली बात है। मैं इसलिए आपको हर एक चीज़ लाइव दिखा रहा हूँ, ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। ऑलराइट, मुझे ओटीपी आया है। ओटीपी में वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इसको। ठीक है जी, ये आया है मुझे 1590
024 राइट। कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। अभी मैंने ओटीपी वेरीफाई किया। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद देखिए ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है, पोर्टल पे देख लेंगे। ऑलराइट, डिक्लाइन हो गई है। डिक्लाइन क्यों हुई है वो हम देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन पेमेंट्स में जाएंगे, ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, डिक्लाइन हो गई है, डिक्लाइन पे क्लिक करूँगा। एरर देख लेते हैं। सिक्योरिटी वायलेशन का एक एरर आया है। सिक्योरिटी वायलेशन अनस्पेसिफाइड फेलियर 63। ऑलराइट, जो मैं एरर फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे एरर नहीं आ रहा, उसके बरअक्स दूसरा एरर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है जो जब मैंने पहले ट्राई किया था तो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने ऐसी क्या चीज़ एंटर की थी जिसकी वजह से मुझे ये वाला एरर जो मैं फाइंड कर रहा हूँ ये एरर शो हुआ था। बट अभी कोई और एरर शो हुआ है। ठीक है, ये जो एरर है मुझे ये भी कवर करना था। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। नीचे आप जाएंगे तो सिक्योरिटी, ये रहा सिक्योरिटी वायलेशन का एक एरर है। ये क्यों आया है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 63 इसका एरर कोड है। ये इसलिए आया है क्योंकि जब मैं, एक सेकेंड, जब मैं कार्ड की डिटेल एंटर कर रहा था ना, तो मैंने नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट सब कुछ प्रॉपरली फिल किया था। सिर्फ एक चीज़ मैंने रॉन्ग एंटर की थी इसमें। मैंने जो रॉन्ग एंटर की थी वो की थी, इसका जो सीवीवी कोड है ना वो मैंने रॉन्ग एंटर किया था। अगर आपको सिक्योरिटी वायलेशन का एरर शो होता है तो इट्स मीन कि आपका जो कस्टमर है उसने सीवीसी जो कोड है वो रॉन्ग एंटर किया है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी वायलेशन का एरर शो हो रहा है। आप अपने कस्टमर को गाइड कर सकते हैं कि आपने सीवीसी कोड रॉन्ग एंटर किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह आप अपने कस्टमर को इंटरटेन कर सकते हैं। होप कि ये वाला रीज़न भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ये रीज़न, ऑथेंटिकेशन डिक्लाइन, ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इस तक पहुँच जाऊँगा। बट नो वरी, कोई ना कोई जो एरर है वो कवर हो ही रहा है। तो ये सिक्योरिटी वॉल्यूशन का मुझे खुद भी थोड़ा-सा मैं डाउट था कि ये रीज़न कब आता है, कैसे आता है? बट मुझे भी अब इसका जो रीज़न है वो कन्फर्म हो गया है कि अगर हम सीवीसी रॉन्ग एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली जो रीज़न है वो सिक्योरिटी वॉल्यूशन का आएगा। अच्छा दोस्तों, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो 3DS ऑथेंटिकेशन फेलियर है और ट्रांज़ैक्शन डिड नॉट पास रिस्क चेक 301 जिसका कोड है, वो कब आता है? अब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि 3DS ऑथेंटिकेशन फेलियर का मतलब होता है कि अगर कस्टमर का जो कार्ड है वो जो यूज़ कर रहा है कस्टमर, अगर वो 3D नहीं है, 2D कार्ड है, तो वो ये वाला रीज़न आ सकता है। यही रीज़न आएगा 3DS ऑथेंटिकेशन फेलियर। ठीक है? ये तब आएगा जब आपका इंटरनेशनल कस्टमर 2D कार्ड यूज़ कर रहा होगा। ठीक है? लोकल नहीं, इंटरनेशनल कस्टमर जब 2D कार्ड यूज़ कर रहा होगा तब ये रीज़न आएगा। 3DS ऑथेंटिकेशन फेलियर -1 या इस तरह कोई रीज़न आता है। आप समझ जाइएगा कि आपका जो कस्टमर है वो 2D कार्ड यूज़ कर रहा है। आप उसको कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें, उसको बताएं कि पेमोब के ऊपर या फिर हमारी मेरी वेबसाइट के ऊपर 2D कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, आप 3D कार्ड यूज़ करें। ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो ये ट्रांज़ैक्शन डिड नॉट पास रिस्क चेक 301 कोड है, ये मोस्टली तब आता है जब जो मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया है, जब मैं नया पे या फिर सादा पे का कार्ड यूज़ करता हूँ, तो मुझे ये रीज़न शो करता है, ट्रांज़ैक्शन डिड नॉट पास रिस्क चेक 301। ठीक है? तो मोस्टली इसका यही रीज़न आता है कि अगर वॉलेट का कार्ड कोई यूज़ करेगा, ठीक है? जैसे नया पे, सादा पे है, अगर इनका कार्ड यूज़ करेगा और उसका जो ऑनलाइन सेशन है वो एक्टिवेट नहीं है, तो जो रिस्क पर ट्रांज़ैक्शन जाके आपकी डिक्लाइन हो जाएगी। दोस्तों, ट्रांज़ैक्शन डिड नॉट पास रिस्क चेक 121 या 122, ये एरर कब आता है? मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊँगा, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। देखें, ये एरर तब आता है, ये जो पेमोब का रिस्क चेक है, जो रिस्क डिपार्टमेंट है, वहाँ उनकी तरफ से ये ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन होती है। उसकी वजह ये है कि आपने मिसाल के तौर पे आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं, ठीक है?
2 कार्ड है, 3 कार्ड हैं, मिनिमम अगर आपके पास 2 कार्ड हैं, 1 कार्ड के ऊपर आपने ट्रांज़ैक्शन अटेम्प्ट की है, किसी भी वजह से वो डिक्लाइन हो गई है, ठीक है? किसी भी रीज़न की वजह से वो डिक्लाइन हो गई है, आपने क्या किया कि फिर दूसरा कार्ड ले लिया। दूसरा कार्ड लिया और दूसरे कार्ड के ऊपर आपने ट्रांज़ैक्शन अटेम्प्ट की, उसके ऊपर भी डिक्लाइन आ गई, लेकिन उसके ऊपर जो डिक्लाइन रीज़न है वो आया है ट्रांज़ैक्शन डिड नॉट पास रिस्क चेक, ठीक है? पहली के ऊपर XYZ कोई भी रीज़न आया हो, डज़न्ट मैटर। दूसरी के ऊपर जो आपने दूसरा कार्ड यूज़ किया है, उसके ऊपर अगर आपको रीज़न शो होता है, आपके कस्टमर को ट्रांज़ैक्शन डिड नॉट पास रिस्क चेक 1 to 1 और 1 to 2 आपके पास भी ये शो होगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो कस्टमर है, वो दोनों कार्ड्स पे सेम डिटेल यूज़ कर रहा है। जैसे कि ईमेल एड्रेस से, ठीक है? यूज़िंग फिक्स सेम और फिक्स डिटेल लाइक फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक है जी? ये मैंने आपको रीज़न बताया है। अगर आपके कस्टमर को मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि आपको शो हो। अगर आपके कस्टमर को ये रीज़न शो हो या आपको शो हो, लेकिन आपको नहीं पता कि ये ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन क्यों हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रांज़ैक्शन मतलब इस तरह का रीज़न अगर आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये ट्रांज़ैक्शन जो पेमॉप का रिस्क चेक है, उनकी तरफ से डिक्लाइन हुई है, ठीक है? कस्टमर की इसमें यही गलती है कि कस्टमर जब दोनों मल्टीपल कार्ड यूज़ किए उसने, तो हर कार्ड चेकआउट पे कार्ड यूज़ करते हुए चेकआउट पे जब उसने नाम मतलब जो जब डिटेल वगैरह एंटर करते हैं, तब उसने फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस फिक्स यूज़ किया है, ठीक है? एक ही, फिक्स मतलब सेम यूज़ कर रहा है। तो आप अपने कस्टमर को गाइड करेंगे कि वो जब वो दूसरा कार्ड यूज़ कर रहा है या कोई और मतलब मल्टीपल अगर ट्रांज़ैक्शन भी करता है, अगर एक ही कार्ड से वो मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन भी करता है, तो अपने कस्टमर को बताएँ कि पहली बात तो ये है कि आपको एक ही कार्ड से एक ही टाइम पे मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको जो भी बाय करना है, आपको या तो इनवॉइस आएगी या फिर चेकआउट पे जाके आप ऐड टू कार्ट करेंगे और एक ही दफ़ा सब पे कर देंगे। लेकिन इन केस अगर हो भी जाए, किसी रीज़न की वजह से, तो आप अपने कस्टमर से कहें कि वो जो डिटेल एंटर कर रहा है, फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस, वो चेंज कर ले। जब वो चेंज करेगा, दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, तो होपफुली ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगी। ठीक है जी? इस ट्रांज़ैक्शन का जो मेन रीज़न है, वो ये है, इस तरह की अगर डिटेल यूज़ करेगा, तो ये ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो जाएगी। होप कि ये वाला रीज़न भी आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं डू नॉट ऑनर। डू नॉट ऑनर एक कॉमन रीज़न है, जो कि मोस्टली जो इंटरनेशनल कस्टमर्स होते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। इंटरनेशनल कस्टमर्स में भी उनको फेस करना पड़ता है, जो कोई यूएस के क्लाइंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डिजिटल बिज़नेस है, ठीक है? डिजिटल सर्विसेज़ देता हूँ, तो और मेरे मोस्टली जो कस्टमर्स हैं, वो यूएस के हैं। तो यूएस के कस्टमर को ये जो रीज़न है डू नॉट ऑनर का ज़्यादा फेस करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जो यूएस के कुछ बैंक्स हैं, यूएस के कुछ बैंक्स पाकिस्तान के पेमेंट गेटवेज़ को पेमेंट डायरेक्टली अलाउ नहीं करते। यानी कि पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे भी हो, स्पेशली जो उसका एक्वायरिंग बैंक है वो पाकिस्तान का हो, ठीक है? तो वो ट्रांज़ैक्शन अलाउ नहीं करते। इसी वजह से जो यूएस के क्लाइंट्स होते हैं, उनको ये जो डू नॉट ऑनर का रीज़न है, ये ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अच्छा, इसको आप फिर इसको करना ये होता है कि आपने कस्टमर को गाइड करना है। अब आपके सामने जब ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो, जब आपके पोर्टल पे इस तरह का रीज़न शो हो, आपके पास कस्टमर की डिटेल आ जाती है, आप क्लाइंट को कॉन्टैक्ट करेंगे, उसको बताएँगे कि सर आपका जो बैंक है, वो आपको अलाउ नहीं कर रहा। आप स्पेशली बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके या बैंक को कॉल करके उनसे परमिशन ले लें कि आप पाकिस्तान में पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको अलाउ कर दें। तो बैंक्स जो हैं स्पेशल अप्रूवल पे फिर इस रीज़न को जो है वो रिमूव कर देते हैं और कस्टमर
ट्रांज़ैक्शन कर सकता है। ठीक है जी, मैं आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर यही रीज़न पाकिस्तान में रहते हुए आपको फ़ेस करना पड़ रहा है लोकल कार्ड पे, इसका मतलब ये होता है कि वो भी बैंक के एंड से ही अ, जो रिक्वेस्ट होती है वो क्लोज़ की गई होती है। उसकी वजह ये है, मैं आपको अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे साथ लास्ट कोई प्रीवियस 1 से 2 मंथ पहले एक ये हुआ था कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 1 लाख रुपए, ठीक है जी? और मैंने उस कार्ड को एक दफ़ा यूज़ कर लिया था, एक क्योंकि 1 लाख है तो एक ही महीने में यानी कि जब बिल जनरेट होता है, यानी कि विद इन ड्यू डेट मैं आपको समझाऊँ, तो मैं एक दफ़ा यूज़ कर सकता था। ये मुझे पहले बात पता नहीं थी। तो जब मैंने एक ही दफ़ा यूज़ किया, एक दफ़ा यूज़ कर लिया 1 महीने में, यानी कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक मैंने एक दफ़ा यूज़ कर लिया था। मान लो कि मैंने यूज़ किया 5 अप्रैल को और फिर मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने वो बिल पे किया, बिल पे करके मैंने उसको पे करना चाहा 25th ऑफ अप्रैल को। मुझे ये रीज़न आया था डू नॉट ऑनर का। जब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, पूछा तो उन्होंने कहा कि सर आप 1 महीने में सिर्फ़ एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप यूज़ करके बिल पे करें, फिर यूज़ कर लें, बिल पे करें, फिर यूज़ कर लें, यानी कि आप मल्टीपल यूज़ नहीं कर सकते। जिसकी वजह से आपकी ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हुई। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार ठीक है, मुझे नहीं पता था, आप मेरा ये अभी इस दफ़ा ऑन कर लें, मैं नेक्स्ट टाइम केयर करूँगा। तो फिर उन्होंने स्पेशल अप्रूवल पे मेरी ये ट्रांज़ैक्शन ऑन की थी, फिर मैंने ट्रांज़ैक्शन जब की तो वो हो गई थी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इस तरह के जो एरर होता है डू नॉट ऑनर, इसके लिए आपको स्पेशल बैंक से अप्रूवल लेना पड़ता है, चाहे वो लोकल कस्टमर हो या फिर इंटरनेशनल कस्टमर। नॉट सफिशिएंट फंड्स, जैसे कि आपको पढ़ने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि कस्टमर के अकाउंट में जो बैलेंस है या जो जितने अमाउंट को ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, उतना अमाउंट नहीं है। ये इसकी डिटेल मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने क्या करना है सिंपली कॉल करके उनको बता देना है कि उनके इस वाले कार्ड में बैलेंस नहीं है, या तो वो कम अमाउंट ट्रांज़ैक्शन कर लें या फिर अपने अकाउंट या अपने कार्ड को रिचार्ज कर लें। इसके अलावा दूसरे वाला है जी फ्रॉड सिक्योरिटी अ, ब्रैकेट में आ रहा है मास्टर कार्ड यूज़ होंगे। अच्छा, ये भी मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया था, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊँगा कि ये मुझे तब आया था जब मेरे कार्ड आया था न्यू कार्ड आया था फैसल बैंक का। नूर कार्ड अभी लॉन्च हुआ है, तो जब मुझे नूर कार्ड न्यू मिला था, तब मैंने ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म करने की कोशिश की थी। फर्स्ट डे था, यानी कि आज ही मुझे कार्ड मिला, आज मैंने एक्टिवेशन कराई और उसके बाद मैंने आज ही ऑनलाइन अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो मुझे ये वाला रीज़न जो है शो किया गया। हेल्पलाइन पे कॉल की तो वो कह रहे थे कि आप जो है ना इसको वेरी नेक्स्ट डे यूज़ कीजिएगा तो आप यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि आई थिंक ये मास्टर कार्ड वालों के एंड से जो मास्टर कार्ड स्कीम है उनके एंड से ये प्रॉपरली आई थिंक एक्टिवेशन नहीं हुई होती, जिसकी वजह से ये आप की जो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाती है। बाकी पेमेंट गेटवे के एंड से किसी तरह का इशू नहीं होता ना, आपके एंड से कोई मसला होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप अपने कस्टमर को बोलेंगे कि वो या तो थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है, एक आध दिन वेट कर ले या फिर वो किसी और कार्ड को यूज़ कर ले। उसके बाद गेटवे टाइम आउट, ये भी नॉर्मल रीज़न है कि ट्रांज़ैक्शन कस्टमर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लाइक टाइम आउट हो गया है, लाइक ओटीपी उसने वेरीफ़ाई नहीं किया टाइम पे, कोई 10 मिनट का टाइम होता है। अगर उसने वेरीफ़ाई नहीं किया या किसी नेट इश्यू की वजह से वो लोडिंग पे चला गया है, तो उसको ये वाला रीज़न शो हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद लास्ट रह गया है ब्लॉक। अब ब्लॉक जो रीज़न है वो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, कस्टमर को फेस करना पड़ रहा है। उसकी वजह मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल में बता देता हूँ। इसकी वजह एक ये हो सकती है, 2 इसके 1-2 रीज़न हैं, ठीक है? अब इसमें से जो जितने मैं आपको रीज़न 1-2 बता रहा हूँ, ये सारे ही ठीक हैं। होता है कि इसके डिफरेंट बैकएंड में डिफरेंट इसके चल रहे होते हैं, रोबोट वगैरह वर्क कर रहे होते हैं। तो बट रीज़न जो है उसमें मोस्टली जो रीज़न होता है कि कस्टमर जो आपका कस्टमर है, वो वीपीएन ऑन करके ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, ठीक है? जब वीपीएन ऑन करके ट्रांज़ैक्शन करेगा, तो जो रिस्क चेक लगा हुआ है, जो रोबोट है, वो उस ट्रांज़ैक्शन कैप्चर कर लेते हैं, आईपी एड्रेस को कैप्चर कर लेते हैं और ट्रांज़ैक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में बैठे हैं, कार्ड आप इंटरनेशनल किसी भी कंट्री का यूज़ कर रहे हैं,
पाकिस्तान में बैठ के आपने वीपीएन यूज़ किया है उस कंट्री का, जिस कंट्री का कार्ड है, और यूज़ करके आपने कार्ड अटेम्प्ट की पे पे क्लिक किया, ट्रांज़ैक्शन आपकी डिक्लाइन हो जाएगी, आपको ओटीपी की तरफ भी लेकर नहीं जाएगी। ठीक है जी? सिक्योरिटी रिस्क जो है वो हाई, यहाँ पे हाई चेक लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो आपको ओटीपी की तरफ यानी कि बैंक के पोर्टल की तरफ भी लेकर नहीं जाएगा। ट्रांज़ैक्शन आपकी स्ट्रेट डिक्लाइन हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो एक आईपी का इश्यू आ सकता है इसमें कि आईपी जो है आपकी ब्लॉक है मास्टर या वीज़ा स्कीम की तरफ से, क्योंकि वो आईपी एड्रेस में भी कि उस आईपी एड्रेस पे मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन हो चुकी हों, जो कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में किसी ने लाइक कंप्लेन की हो। ठीक है? आईपी एड्रेस का इसमें बड़ा रोल है। आईपी एड्रेस या तो आपका ब्लॉक है या फिर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल कार्ड को यूज़ करने के लिए। ये 2 रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं, एक आईपी एड्रेस, ठीक है जी? और एक आईपी एड्रेस को हाइड करने के लिए वीपीएन यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है? ये 2 रीज़न मैंने आपको बताए हैं। इन 2 की वजह से ये आपकी ट्रांज़ैक्शन ब्लॉक हो सकती है। नंबर थर्ड, थर्ड ये है कि ये थोड़ी-सी टेक्निकल है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये 2 रीज़न नहीं है, दोनों रीज़न नहीं है, अमाउंट आपका ज़्यादा है, बहुत बड़ा अमाउंट है, दोनों रीज़न नहीं है, आप जेन्युइन ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, आपने ओटीपी एंटर किया, ठीक है? ओटीपी एंटर करने के बाद जो आपका इश्यूर बैंक है, जिसने आपका कार्ड इश्यू किया है, आपके कस्टमर का, मैं आपकी बात, आप तो मर्चेंट हुए, आप अपने कस्टमर को ये गाइड करेंगे कि अगर बार-बार ये ब्लॉक का रीज़न आ रहा है, अमाउंट बड़ा है, बड़ा या छोटा है, ठीक है? आप अपने कस्टमर को ये गाइड कर सकते हैं कि सर आपका जो बैंक है, जिन्होंने आपको कार्ड इश्यू किया है, वो आपकी ट्रांज़ैक्शन की लायबिलिटी नहीं ले रहा, ठीक है? जब आपका इश्यूर बैंक ट्रांज़ैक्शन की लायबिलिटी नहीं ले रहा, तो जो एक्वायरिंग बैंक है, वो भी लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो ट्रांज़ैक्शन है, वो डिक्लाइन यानी कि ब्लॉक हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक देखिए, लायबिलिटी जो है ना, ये मैटर करती है। अगर आपका इश्यूर बैंक, कस्टमर का क्लाइंट का इश्यूर बैंक अगर लायबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, लेता है, देन एक्वायरिंग बैंक को कोई मसला नहीं है, वो आपकी ट्रांज़ैक्शन प्रोसीड कर देगा। अगर आपका इश्यूर बैंक ही नहीं करता आपके कस्टमर का, तो ऑब्वियसली एक्वायरिंग बैंक क्यों करेगा? क्योंकि कल को इस लायबिलिटी की वजह से कस्टमर आपको, जो आपका क्लाइंट है, वो आपको चार्जबैक मार सकता है। ठीक है? ये कहेगा कि मैंने ये ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म ही नहीं की, अपने बैंक को कहेगा, उसका बैंक ने ऑलरेडी लायबिलिटी नहीं ली थी, जिसकी वजह से वो फिर एक्वायरी बैंक को चार्ज मारेगा कि जब मैंने लायबिलिटी नहीं ली, तो फिर आपने लायबिलिटी कैसे ले ली और कैसे ट्रांज़ैक्शन सेटलमेंट कर दी। ठीक है जी? तो ये रीज़न भी हो सकते हैं। इन 2-3 रीज़न है ब्लॉक के। आई होप कि मैंने ये वाला जो लास्ट पॉइंट था, लायबिलिटी वाला टेक्निकल पॉइंट था थोड़ा-सा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी भाई को ये रीज़न समझ में ना आया हो, तो वो मुझे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उनको बेहतर गाइड कर सकूँ, या फिर इस एक एरर पे मैं कंप्लीट वीडियो बना के आपको शो करवा सकूँ विद प्रैक्टिकल। अच्छा, इसके अलावा अब ये लास्ट रीज़न रह गया ऑथेंटिकेशन डिक्लाइन कोड यूएन का। इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार कोई नया रीज़न शो हो गया, जो कि मुझे कवर करना ही था, बट ये रीज़न मुझे शो नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मुझे जब मैंने लास्ट टाइम ये मुझे रीज़न कब शो हुआ था कि जब मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ट्रांसलेट अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपने नाम की जो स्पेलिंग है ना, वो रॉन्ग एंटर की थी। जब मैंने अपने नाम की स्पेलिंग रॉन्ग एंटर की थी, तो मेरी ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो गई थी और मुझे ये वाला रीज़न शो हुआ था, ऑथेंटिकेशन डिक्लाइन कोड यूएन। और मोस्टली यही रीज़न आता होता है। अभी क्योंकि एक दफ़ा मैंने आई थिंक सीवीवी कोड रॉन्ग एंटर किया था, मैं खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो जिसकी वजह से मैं ये आपको ये सेम एरर नहीं शो करवा सका। बट इसका यही है कि या तो आपका जो कस्टमर है वो मिसस्पेल कर रहा है नेम को, नेम मिसस्पेल कर रहा है, या कंप्लीट नेम नहीं लिख रहा, ठीक है जी? जिसकी वजह से आपको ये एरर शो हो सकता है। तो आप अपने कस्टमर को बोलेंगे कि सर आप जो है ना अपने नाम कंप्लीट जो आपके कार्ड के ऊपर नाम शो हो रहा है, वही एग्जैक्ट नेम वहाँ पे मेंशन करें चेकआउट पे, और फिर ये ट्रांजैक्शन होपफुली होपफुली हो जाएगी।
ठीक है। आई होप कि ये जो कंप्लीट वीडियो है, जितने मैंने आपको एरर्स बताए हैं, मैंने स्टार्ट में जो एरर थे वो 3-4 प्रैक्टिकली करके दिखाए थे। फर्दर उसमें कुछ प्रैक्टिकल करने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा मैं आपको ऐसे ही डिटेल दे दूँ ताकि आप उसको राइट डाउन कर लें और समझ के अपने कस्टमर को गाइड कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी कस्टमर को एजुकेट करने में, कस्टमर को रीज़न बताने में। आप हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे पोर्टल देख के। और अगर आपको ये वाक़ई ये वीडियो हेल्प आउट करती है, तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपने देखा होगा कि प्रीवियस 1-2 ट्रांज़ैक्शन में मेरी डेट कुछ 2 दिन पहले मैंने बनाई थी, फिर एक आध मैंने कल बनाई है, एक एरर। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो कंप्लीट कर सका हूँ कि 3-4 दिन की मेहनत के बाद ये वीडियो कंप्लीट हुई है। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह के जो एरर होते हैं या कोई आपको प्रॉब्लम आती है, इश्यू आता है, तो मैं रिसर्च के बाद वो इश्यू आपके सामने उसका हल लेके पेश कर सकूँ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स वग़ैरह हैं, आप ईज़िली खुद से उसको रिज़ॉल्व कर सकें। ख़्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।